हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नैना की शादी विराज से होती है। विराज और उसके पिता मनोहर की गांव में कपड़ों की दुकान होती है। नैना आते ही ससुराल में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाने लगती है, जिन्हें खाकर उसकी सास लीला तो उसकी दीवानी ही हो जाती है। हाँ, वाह 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 बहू रानी, तुम्हारे हाथों के बने ये मजेदार मजेदार पकवान तो एकदम लाजवाब है। आहा, ये मटर और प्याज की कचौरी, ये छोले समोसे, ये सोन पापड़ी, वड़े, गुलगुले, खीर, आहा हा हा हा, मजा ही आ गया। लीला, कुछ सीखो अपनी बहू से, क्या बढ़िया खाना बनाती है ये। क्या पापा जी, आप भी ऐसा मत कहिए, माँ जी भी अच्छा खाना बनाती है। नैना बहू, मनोहर जी सही कह रहे हैं। तुम जिस प्रकार खाना बनाती हो वो सच में बेहतरीन होता है। खाना बनाने के मामले में सच में तुमसे बेहतर कोई नहीं। इन पकवानों को खाकर तो मन ही नहीं भर रहा है नैना। वाकई में तुम भी कमाल हो, और तुम्हारे हाथों से बने ये पकवान भी। धन्यवाद विराज, ये लो ना और खाओ। तुम और पापा जी दिन रात दुकान पर मेहनत करते हो, आराम से खाओ और मजे लो। खाना हड़बड़ी में नहीं, आनंद उठाते हुए खाना चाहिए, तभी हमारी सेहत अच्छी होती है। हाँ नैना बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। नैना के पकवानों से सभी घर में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है, तभी घर पर आस पड़ोस की औरतें आती हैं और नैना का चेहरा देखकर वो सभी उसकी खूब तारीफ करती हैं, और खाना खाने के बाद तो और भी ज्यादा तारीफें करती हैं। अरे वाह नैना बहू, चेहरा तो है ही सुंदर, लेकिन साथ ही तुम्हारे हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है, तभी तो तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना पाती हो। बिल्कुल सही कहा है तुमने जमुना। अरे लीला बहन, तुम्हारी बहू तो हीरा है, हीरा। काश हमारी बहुएं भी इसकी तरह ऐसा मस्त पकवान बना पाती, पर अफसोस वो ढंग की चाय ही बना ले तो शुक्र है। अब क्या बताऊं बहन, मैं हूं ही इतनी भाग्यशाली। धन्यवाद काकी जी, मैं अभी आप सबके लिए ना कोकम शरबत बनाकर लाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। अरे वाह, हाँ बिटिया, लाला। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से विराज और मनोहर की कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग जाती है और पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। खुशकिस्मती से विराज और मनोहर की जान बच जाती है। इतने बड़े नुकसान के बाद अब दोनों बाप बेटे बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। पापा, अब हम क्या करेंगे? हमारी दुकान, हमारे खून पसीने की मेहनत सब जलकर राख हो गई पापा। पता नहीं बेटा, नियति ने क्या लिखा है हमारे। हे भगवान, न जाने किस मनहूस की नजर लग गई रे हमारी खुशियों पर। माँ जी, पापा जी, विराज, आप तीनों परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो हुआ अब उसका दुख मनाने से अच्छा नहीं रहेगा कि अब हम आगे क्या करें उसके बारे में सोचें जरा अब, और आगे बढ़ें। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो। एक दिन अचानक से अखबार में नैना शहर में हो रहे मास्टर शेफ ऑफ द ईयर नाम के टीवी शो का इश्तिहार पढ़ती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल वालों से मास्टर शेफ बनने की इच्छा जाहिर करती है। मास्टर शेफ? हाँ विराज, मास्टर शेफ। मैं इस टीवी शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और अपनी जी जान लगाकर मास्टर शेफ बनना चाहती हूँ। एक बार मैं मास्टर शेफ बन गई तो मैं अपने सपनों के साथ साथ बहुत सी चीजें हासिल कर लूंगी और हम पर आई ये सारी मुसीबतें भी मिट जाएंगी। लेकिन नैना बहू, ये सब सही रहेगा? तुम ये सब कर पाओगी? लीला, नैना बहू में वो बात है, वो जोश, वो जज्बा है जिसके चलते वो ये कर लेगी। मुझे उस पर पूरा यकीन है। नैना बहू, जाओ, कर लो अपने सपनों को साकार और जीत कर ही ले आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच पापा जी। ऑल द बेस्ट नैना। ऑल दी बेस्ट बहू। थैंक यू विराज। थैंक यू माँ जी। नैना गांव से शहर के लिए रवाना हो जाती है और वो मास्टर शेफ ऑफ द ईयर इस कंपटीशन वाले टीवी शो में हिस्सा लेने के लिए पहले ऑडिशन देती है, जिसमें वो पास हो जाती है और यूं ही वो हर एक पड़ाव को पार कर करके फाइनल के 2 राउंड्स तक पहुंच जाती है। नैना, तुम वाकई में बहुत ही काबिल मास्टर शेफ बन सकती हो, इसलिए तुम फाइनल में अपना बेस्ट देना। यस सर, मैं जरूर अपना बेस्ट दूंगी। पूरे 5 फाइनल प्रतियोगी होते हैं, जिनमें से एक साक्षी नाम की होती है। वो नैना से बहुत जलती है और वो उसे हराना चाहती है।
ये नैना की बच्ची एक टफ कॉम्पिटिटर है। अगर फिनाले राउंड में ये रही तो सबकी छुट्टी कर देगी। इसे तो मुझे फिनाले राउंड से बाहर करना ही होगा और मैं जानती हूँ कि वो कैसे मुमकिन हो पाएगा। फिनाले के फर्स्ट राउंड के पहले साक्षी नैना को जूस देती है। अरे नैना रुको तो, कहाँ भागे जा रही हो? वो कुछ नहीं, बस आज जो रेसिपी बनाने वाली हूँ ना उसे एक बार याद करके बस वही मतलब तैयारी कर रही थी ठीक से, ताकि टाइम के पहले ही उसे बना दूँ। ये सब तो होता ही रहेगा। तू ये ले, ये जूस पी। इस जूस को पीकर तुझे ताकत मिलेगी और तू फिनाले के फर्स्ट राउंड में और भी अच्छे से रेसिपी बना पाएगी। नहीं साक्षी, मैंने ना अभी अभी जलजीरा सोडा पिया है, थैंक यू सो मच। ओफो तू भी ना, ये ले एटलीस्ट एक घूंट तो पी ले। ओफो ठीक है, दे दे, पी लेती हूँ मेरी माँ। ये ले। नैना उस जूस को पीती है और आगे चली जाती है। बेचारी नैना, इसे तो ये पता ही नहीं था कि इस जूस में मैंने नींद की दवाई मिलाई थी, जिसके चलते अब रेसिपी बनाते बनाते ही ये सो जाएगी। और सेकंड राउंड में जाने से पहले ही फर्स्ट राउंड में ये मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बनने की रेस से बाहर हो जाएगी। फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है और हर एक प्रतियोगी फटाफट अपनी रेसिपी बनाने लगता है, लेकिन उसी बीच अचानक से नैना को नींद आने लगती है, जिसके कारण उसे रेसिपी बनाने में बहुत दिक्कत होने लगती है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? नहीं नहीं नैना, मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बनना तेरा सपना है। इस सपने से तुझे विराज और पापा जी का बिजनेस भी ठीक करना है। नैना हिम्मत नहीं हारती और जैसे तैसे वो रेसिपी बना देती है और फिर सो जाती है। फर्स्ट राउंड में सबसे बेस्ट नैना की ही रेसिपी होती है। फिर अगले दिन सेकंड यानी कि सबसे आखिरी वाला फाइनल राउंड होता है। कल तो इसने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था, लेकिन आज ये सेकंड फाइनल राउंड क्लियर नहीं कर पाएगी। साक्षी पहले से ही नैना की रेसिपी में से आधा सामान गायब कर देती है और जब सभी अपनी अपनी रेसिपीज बनाने लगते हैं तभी नैना देखती है कि उसकी रेसिपी को बनाने का आधा सामान तो है ही नहीं। हे भगवान, मुझे जो रेसिपी बनानी है उसका आधा सामान तो यहाँ है ही नहीं और अब मैं सामान मंगवा भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? वहाँ गाँव में और हर जगह सभी टीवी पर मास्टर शेफ ऑफ द ईयर का ये शो देख रहे होते हैं। नैना बहू काफी परेशान लग रही है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि नैना बहू अच्छे से पार कर ले ये राउंड और जीत जाए। हाँ लीला, नैना तुम कर सकती हो नैना। कम सामान होने के बाद भी नैना बहुत अच्छे से उस रेसिपी को बनाती है और वो ही मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बनती है, जिसके बदले में उसे 50 लाख रुपए का इनाम और ट्रॉफी दी जाती है। नैना, कम सामान होने के बावजूद भी तुमने अपने तरीके से एक स्वादिष्ट रेसिपी तैयार की। यही तो है एक असली मास्टर शेफ की पहचान। जी मास्टर शेफ, धन्यवाद। नैना को टीवी पर जीतता देख उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं और साक्षी के मुंह पर हार का जोरदार तमाचा पड़ता है। नैना मास्टर शेफ बनने के बाद बहुत अमीर हो जाती है और वो विराज और मनोहर को भी पैसों की मदद करती है, जिसके बाद वो दोनों भी अपना बिजनेस फिर से चलाने लगते हैं और इस प्रकार नैना के मास्टर शेफ बनने से सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। शिवा एक गरीब और अनाथ लड़का था। गरीब होने के बाद भी शिव लोगों की मदद किया करता था। वो अपना गुजारा करने के लिए लोगों के छोटे मोटे काम किया करता था। ऐसे एक दिन शिवा अपनी झोपड़ी के सामने झाड़ू लगा रहा था। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो बेहद गंदा हो रखा था। वो शिवा के आगे फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता देख शिवा उसके पास जाता है और उससे रोने की वजह पूछता है। क्या हुआ भाई, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? कोई बात है क्या? क्या बताऊं भैया, मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन यहाँ आते ही कुछ लोगों ने मुझे मेरा बैग छीन लिया, पैसे छीन लिए और मुझे बहुत मारा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बिना पैसे के अपने घर कैसे जाऊंगा। उस लड़के की बात सुनकर शिव उसके आंसुओं को पोंछता है और बोलता है। भाई तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जरूर जाओगे। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं वो पैसे तुम्हें दे देता हूँ। तुम उन पैसों से अपने घर चले जाना। लेकिन मैं ऐसे तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता, तुम्हें भी तो उसकी जरूरत होगी ना। जरूरत तो हर इंसान को किसी न किसी की होती ही है। इंसान की जरूरत है, आज तक खत्म नहीं हुई है, पर कोई बात नहीं, मदद करने से इंसान को जो सुकून और खुशी मिलती है वो शायद किसी भी चीज में नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ।
इतना बोलकर शिवा अपने घर के अंदर जाता है और अपने घर से पैसे लाकर उस लड़के के हाथ में थमा देता है। वो पैसे लिए लड़का वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है, लोगों की बातें सच थी। ये मूर्ख इंसान सच में मूर्ख है। इसको तो इंसानों की परख ही नहीं है। बेवकूफ कहीं का। इसको तो बेवकूफ बनाना चुटकियों का खेल है। वो लड़का मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है तो वहीं बेचारा शिवा अपने घर में जाता है और खाने के बर्तन को देखने लगता है कि खाने का बर्तन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। ये देख वो शिव जी की मूर्ति के पास जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है, हे प्रभु, आज मेरे घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भले ही भूखा सो जाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी की मदद की। इतना बोलकर शिवा सो जाता है, लेकिन शिवा की दयालुता कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी और नंदी देख रहे थे। शिवा का ये रूप देख नंदी शिव जी से बोलते हैं, हे प्रभु, ये मनुष्य कितना भोला है, साथ ही ये आपका परम भक्त भी है। आप अपनी परम भक्त को इस तरह भूखे पेट सुला रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। नहीं नंदी, हम अपने परम भक्त को भूखा नहीं सुला सकते। हम अपने परम भक्त की हमेशा परीक्षा लेते हैं और हम शिवा की भी परीक्षा अवश्य लेंगे। परंतु प्रभु, आप और कितनी परीक्षा लेंगे बेचारे की? लोग तो उसे ठग कर जा रहे हैं। तुम बस देखते जाओ नंदी। इतना बोलकर शिवजी अपने हाथों से एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं और शिवा की झोपड़ी के सामने कुएं में पानी की जगह सोना चांदी आ जाता है। सुबह जब शिवा सोकर उठता है तो वो देखता है कि कुएं में पानी की जगह सोना चांदी है। ये देख शिवा की आंखें चमक उठती हैं। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे कुएं में पानी की जगह ये सोना चांदी कहां से आ गया? जो भी है, मैं इन सोने चांदी का क्या करूंगा? इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं उन गरीबों की मदद कर दूं जिन्हें खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। इतना बोलकर शिवा अपने कुएं में से कुछ सोना चांदी लेकर दुकान पर जाता है और उन्हें बेचकर गरीबों के लिए कपड़े और खाना ले आता है। इस तरह वो उन सोना चांदी से गरीबों की मदद करता, परंतु खुद के लिए कुछ नहीं खरीदता। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ कुएं का सोना चांदी खत्म होकर एक बार फिर उसमें पानी भर जाता है, लेकिन अब भी शिवा लोगों की मदद करता। ये देख एक बार फिर भगवान नंदी शिवजी से बोलते हैं, देख रहे हैं आप प्रभु, आपके परम भक्त के अंदर जरा भी लालच नहीं है। वो स्वयं भूखा रह जाता है, लेकिन वो छोटे बच्चों को या गरीब लोगों को भूखा सोने नहीं देता। आपने उसके सामने सोना चांदी रखा, परंतु उसने उस सोने चांदी से गरीब लोगों की ही मदद की। तुम सही बोल रहे हो नंदी। इतना बोलकर मुस्कुराते हुए शिवजी एक बार फिर अपना चमत्कार दिखाते हैं और शिवा की झोपड़ी को एक सोने का महल बना देते हैं। परंतु जब शिवा अपनी झोपड़ी को एक सोने का महल में देखता है तो वो उसको देख हैरान हो जाता है। ये कैसा अजीब चमत्कार है? मेरी एक टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के महल में कैसे तब्दील हो सकती है? मैं इस महल में नहीं रह सकता। जो इंसान मिट्टी से जुड़ा है, भला वो इस सोने के महल में कैसे रह सकता है? मैं इस सोने के महल का त्याग करता हूँ और मैं अपने शिवजी के शिवलिंग के साथ यहाँ से दूर चला जाऊंगा। इतना बोलकर शिवा अपने सोने के महल में जाता है और शिव जी की मूर्ति लिए वहां से जाने लगता है, पर तभी उसकी आंखों के सामने एक चमचमाती रोशनी आती है और उस रोशनी में से निकलते हैं शिव जी। मैं मान गया शिवा, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है। मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में पास हुए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे हमेशा के लिए अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए और मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं इसी तरह गरीब लोगों की मदद करूं, ताकि उन गरीबों को किसी चीज की दिक्कत ना हो। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद यूं ही बरकरार रखना। मैं आपकी शरण में रहकर हर उस इंसान की मदद करना चाहता हूं जो इंसान खुद को बेसहारा और लाचार समझता है। शिवा की बात सुनकर शिव जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपने हाथों से रोशनी निकालकर शिवा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तथास्तु पुत्र, परंतु ये जो महल है ये हमने तुम्हें एक छोटा सा उपहार दिया है, तुम इसे स्वीकार करो।
प्रभु, ये तो सब मोह माया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी शरण के। मैं इस सोने चांदी का क्या करूंगा? वही जो तुम अब तक करते आए हो, लोगों की मदद। तुम इस भेंट को स्वीकार करो और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आने वाले समय में यह महल कोई मामूली महल नहीं, बल्कि जाना माना सिद्ध मंदिर कहलाएगा। और इस मंदिर के पुजारी तुम और तुम्हारे वंशज रहेंगे। तथास्तु। इतना बोलकर शिवजी वहां से चले जाते हैं। जैसे ही शिवजी वहां से जाते हैं, उन्हीं के स्थान पर अपने आप एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है। ये देख शिवा के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो उस महल को अपना लेता है और उस महल को ही अपनी किस्मत समझ उसमें रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।